Let's go step by step. So जो definition दिखा रहा है कि advance ruling means a written decision provided by the authority or the appellate authority or the national appellate authority जो भी तो आया नहीं है to an applicant on matters or on questions matters ठीक है or on questions specified in 97 subsection 2 और 100 subsection 1 और 101C ठीक है in relation to this supply of goods or service or both proposed to be undertaken or being undertaken मैं जो सप्लाई कर चुका हूं या कर रहा हूं उसके लिए मैं आया हूं या फिर कुछ मैं करने वाला हूं या करने जा रहा हूं उसमें कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए मैं आपके पास पूछने आया हूं erstwhile service tax law maybe there was a concept of advance ruling which was only and only for the proposed service to be provided right पर एडवांस अपने जीएसटी रेजिम में आप कभी भी जा सकते हो आप दे चुके हो दे रहे हो कभी भी जा सकते हो राइट फ्रेंड्स मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि ऑन मैटर्स और ऑन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं इसको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं बहुत ही सिली से एग्जांपल है बट आपको इंटेंट बताएगा आप एक रेस्टोरेंट में आते हैं उस रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड में 5 ड्रिंक है ओरियो शेक किटकैट शेक कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी और एक है आई डोंट नो मतलब कोई एब्सर्ड सा सोच लीजिए मैंगो शेक विथ रॉ एग सो जो भी आता है वो 4 ड्रिंक में चूज कर लेता है लेट्स से वो 4 ड्रिंक को चूज ही नहीं करता तो एज अ service provider I used to ask you so which drink will you like to have 1 2 3 4 5 आपने 4th वो 5th को छोड़ के चारों में चूज किया हमेशा now what I did I started asking you just the example could be very silly but intent is very important now I started asking you sir will you like to have the mango shake with 1 egg or will you like to have the mango shake with 2 egg so आप बोलोगे अरे यार पता नहीं क्या दोगे आप 1 egg वाला ही दे दो right so what I wanted to put on is what question is asked is very important मैंने उस दिन पहले पूछा कि आप कौन सा ड्रिंक पियोगे अब मैं पूछ रहा हूं कि सर आप मैंगो ड्रिंक में एक लोगे या 2 एक लोगे so it means कि question framing is very very important right so this is the definition of the advanced ruling second thing is to be noted as कि the definition of the advanced ruling means is defined in section 95 and not in section 2 right तो ये all together अपने आप में एक चीज है जो section 2 को रेफर नहीं करके अपनी definition यहीं पर लेके बैठा हुआ है right आगे बढ़ते हैं so आप कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये भी बताया हुआ है राइट यू कैन नॉट कम एंड आस्क एनीथिंग अंडर द जीएसटी थ्रू एडवांस रूलिंग इट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 97 कि आप कौन से क्वेश्चंस को पूछ सकते हो कौन से मैटर्स के बारे में आप डिसीजन लेने आ सकते हो फ्रेंड्स इफ यू रीड द रियल एडवांस रूलिंग्स लेट्स से अभिषेक ने अपने आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हो तो आपसे 10 क्वेश्चन पूछा उस 10 क्वेश्चन में आपने 8 क्वेश्चन का आंसर दे दिया आप 2 क्वेश्चन में लिख रहे हो प्रैक्टिकली ये फ्रेंड्स ये हो रहा है आप 2 क्वेश्चन में लिख रहे हो कि एडवांस अथॉरिटी is not having powers to answer this question or it's outside the power of the authority friends what I wanted to mention is कि they are giving the judgments only what is specified in section 97 इसके बाहर वो matters को entertain ही नहीं करेंगे right so let's discuss what are the matters classification of goods or service or both so let's say मैंने एक goods बेचा अब वो मैंने जो goods बेचा वो goods 6304 का है फिर मैं बोला नहीं यार 6304 का नहीं होगा वो 6204 का होगा so classification 6204 could be 5% 6304 could be 12% right मैं पेन बेच रहा हूँ तो now this pen could be plastic or this pen could be pen
तो classification issues, right? So the point number one deals with that. Number two is applicability of notification. So let's say एक notification आया था कि अगर आप रेलवे को माल बेचते हो तो आपकी जो इन्वर्टेड ड्यूटी में रिफंड जो आईटीसी अटक जाती है, यू कैन नॉट क्लेम अ रिफंड फॉर इट. नाउ आई एम सप्लाइंग टू a private company who is supplying to a railway, right? So मुझे नहीं पता वो नोटिफिकेशन मेरे पर एप्लीकेबल है या नहीं, बट आई एम सप्लाइंग अ प्रोडक्ट जो एंड यूजर रेलवे ही है, राइट? दैट वी नो, बट आई डोंट नो कि वो नोटिफिकेशन मेरे पर एप्लीकेबल है या नहीं. टू स्टे सेफ साइड, आई वेंट टू द एडवांस लिंक अथॉरिटी एंड आई आस्क्ड, इस तरह नोटिफिकेशन जो आया है क्या ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होगा? आई कैन आस्क दैट, राइट? थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. सो अगर मुझे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में कुछ दिक्कत है या कंफ्यूजन है, या मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में कोई दिक्कत है या कंफ्यूजन है, मैं उसके लिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता हूँ. नेक्स्ट, एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी. क्या मुझे आईटीसी लेनी है? क्या मैं वो मेरे लिए एलिजिबल आईटीसी है? मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? अगर इसमें कोई डाउट है, एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी में कोई डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज गो टू एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. कोई भी टैक्स लायबिलिटी के डिटर्मिनेशन में अगर आपको क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज फाइल अ एडवांस रूलिंग. क्लेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट. मैं बंगाल में बैठा हुआ हूँ, आप राजस्थान में बैठे हुए हो. आपने मुझे एक सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया जो मुझे कर्नाटका में जाके करना है. Am I liable to get registered in Karnataka? Am I liable to get registered in Karnataka? So this is a question. That am I liable to get registered in Karnataka? So this question can be taken for advanced ruling authority, and answer can be seek from them, right? So that is on that ground they can always help you. But friends, what if a scenario when your registration is got cancelled? आपका रजिस्ट्रेशन बैकडेट से कैंसिल हो गया, क्या आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो? आई डोंट थिंक सो. इट इज वेरी, इफ यू रीड, वो बहुत स्पेसिफिक बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है. इसको पूछने के लिए आप मेरे पास आ सकते हो. लास्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. फ्रेंड्स, ये क्या हुआ कि जैसे आप कंपोजिट सप्लाई दे रहे हो या मिक्स सप्लाई दे रहे हो, तो वो कंपोजिट सप्लाई या वो मिक्स सप्लाई में कॉम्बिनेशन जो है वो गुड्स का भी है और वो सर्विस का भी है. तो द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस देयर, बट you want to identify that what would be the fate of transaction of GST of the transaction in the ambit of GST in a sense. PU इंजीनियरिंग एक एडवांस होने है बंगाल की, जो रेलवे ब्रेक्स बना के बेचता है या इंस्टॉल करता है. इनफैक्ट सो एडवांस रूलिंग केम की बॉस, आप ब्रेक जो बेचते हो, आप खाली बेचते नहीं हो, यू हैव टू इंस्टॉल ऑल्सो. सो selling of brake and installing of brake to one supply of goods, second supply of services. इन दोनों को आप ध्यान रखते हुए, it's a composite supply. सर वो तो समझ में आ गया, but what is a principal supply? So brake का rate, the rate of the GST rate of brake will be applicable on the entire transaction. So it will be deemed to be a supply of goods, right? तो goods है, service है, बट इसमें गुड्स माना जाएगा कंपोजिट के अकॉर्डिंग, राइट? सिमिलरली इन सम अदर केसेस, लेट्स सर्विस विल बी द it is a mixed supply. So in mixed supply, let's say service component is having the highest rate, that is 18%. So goods involved at 12% का या 5% का, but एक service भी involved है जो 18% है, and it is a mixed supply and not a composite supply. So in this scenario, it will be, since it is a mixed supply, the rate of service will be applicable on the entire transaction. So classification of supply as goods or service when both are involved. So ये भी आप जाके एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में पूछ सकते हैं, right? So friends, this were the only areas in which we can go to advanced ruling, right? Okay. अब कौन से केसेस है जहां पर आप एडवांस रूलिंग में जा ही नहीं सकते? ट्रांजिशनल क्रेडिट्स को लेके आप जा नहीं सकते. सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
प्लेस ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेशन के लिए आप जा नहीं सकते। आप महाराष्ट्र में हो, मैं बंगाल में हूँ, आपने मुझे बोला कि अभिषेक गो एंड गिव योर चार्टर्ड अकाउंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सर्विसेज इन बिहार। मैं बिहार जाके सर्विस देता हूँ। अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि पीओएस क्या होगा, बट अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछना है कि पीओएस क्या होगा, सो मैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, बहुत ही नॉर्मल सा रीजन है। इफ यू रिमेंबर माय फर्स्ट डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट क्लास, the discussion was having a fact that in the article in the 101 Constitution Amendment Act, the power to make laws when two state is involved lies in the hand of central. So the place of supply provisions accordingly forms part of the IGST Act and not the CGST Act. पैरेलली आज पीओएस, आज हर स्टेट चाहेगा कि भैया उसी का स्टेट पीओएस रहे, बिकॉज टैक्स तभी फ्लो करेगा उसके पास। तो इसलिए वो बायसनेस नहीं आ जाए, तो एडवांस रूलिंग में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि प्लेस ऑफ सप्लाई की चीजें आप, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन आप यहां पर नहीं पूछ सकते, राइट। ई-वेबल रिक्वायरमेंट्स आप नहीं पूछ सकते, एंटी प्रॉफिटरिंग इश्यूज आप नहीं पूछ सकते, रिस्ट्रेनिंग ऑफिसर्स फ्रॉम इनिशिएटिंग एन एक्शन प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, आप ये सब के बारे में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को बॉदर नहीं कर सकते, राइट। दे वोंट बी एंटरटेनिंग यू ऑन दिस। सो फ्रेंड्स, पहले बात था कि द फाइलिंग ऑफ एडवांस एप्लीकेशन फॉर द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी will be online, but a circular came on 21st December specifying, clarifying that a notification 55/17 was issued on 15 November 17 itself, which gives a new rule 107A, which talks about manual form through which आप advance application of advance ruling कर सकते हैं। Okay, so now let's come to the procedure of receipt of application. So मैं एप्लीकेंट बन जाता हूँ, आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बन जाओ। सो एप्लीकेंट जो है एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में फीस के साथ 7 क्वेश्चन जो भी है उनका मैक्सिमम, वो जो 7 क्वेश्चन जो मैंने बताया, उस 7 क्वेश्चन के में से जो भी क्वेश्चन लेना वो लेके फाइल करेगा। किसको? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को। फ्रेंड्स, ये जो AAR में वो फाइल करेगा, उसमें एक आदमी, एक मेंबर रहेगा CGST का, एक मेंबर रहेगा SGST का, राइट। सेंट्रल और स्टेट से एक एक आदमी रहेगा। वो आइदर एक्सेप्ट करेंगे या फिर जो भी वो एप्लीकेशन करेगा, वो एप्लीकेशन को देख के वो कोई भी रिकॉर्ड या कुछ भी कोई भी ऑफिसर से मंगवा सकता है, राइट। शैल सेंड द कॉपी एंड मेक ऑल रिकॉर्ड्स टू द प्रेस्क्राइब ऑफिसर। एंड फ्रेंड्स, प्लीज इमेजिन करें इसको बहुत प्रैक्टिकली। क्या होता है कि मैंने एडवांस रूलिंग में एक एप्लीकेशन फाइल किया, आप एडवांस रूलिंग हो तो आप एक सेंट्रल के डिपार्टमेंट से आदमी आए, एक स्टेट के डिपार्टमेंट से आदमी आए जो रूलिंग देंगे। मुझे चैलेंज करने के लिए, मेरे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देने के लिए एक डिपार्टमेंट से भी और आदमी आएगा, राइट। सो जो CGST और SGST मेंबर हम बता रहे हैं, वो जज पोजीशन में, अथॉरिटी पोजीशन में, वो जो रूलिंग देंगे। जैसे मैं गया हूं अपना केस रखने के लिए, वैसे डिपार्टमेंट के साइड से भी एक आदमी आएगा और केस रखेगा, राइट। तो वो फाइट चलेगी। सो अगर मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म। अगर एक्सेप्ट हो जाता है और तो मुझे ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी, और अगर रिजेक्ट होता है तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाएगा कि व्हाई दिस शुड नॉट बी रिजेक्टेड, राइट। सो एक मैंने खाली यहाँ पर यही कवर किया कि जो मेरी एप्लीकेशन दे रहा हूं मैं आपको, वो एप्लीकेशन किस तरीके से मूव होती है, राइट। नथिंग ग्रेट। अब समझते हैं हाउ डज द प्रोसेस हैपेंस। सो फ्रेंड्स, समझिए एक बार, एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग में अप्लाई किया, प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर जो काउंटर पार्टी मेरा रहेगा डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी आएगा, वो भी डॉक्यूमेंट जमा करेगा। ओके, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिला जाएगा। एडवांस रूलिंग ऑन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हमने बात किया था उसी में रूलिंग देगा, मैंडेटरी विद इन 90 डेज,
मैंडेटरीली विद इन 90 days. और इफ वो कॉपी मिल जाएगी हम दोनों को. अगर अब थिंक ऑफ सिनेरियो कि जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, कोई भी सिनेरियो में, कोई भी कारण में अगर इन दो जज का ही व्यू कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, या ये दो अपने आप से एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हो. लेट्स से मैं बोलता हूँ कि हाँ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, आप बोलते हो नहीं 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 रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है. सो इन दिस सिनेरियो we have to, the advanced ruling authority have to go to the appellate advanced authority for advanced ruling, right? So वो डबल AR ट्रिपल AR के पास जाएगा कि भैया हम लोग दोनों तो एक मत में नहीं आ पा रहे हैं, we are not having a consensus, so we are coming to you. So that is a procedure how to handle the application, right? So it's very simple. 90 दिन के अंदर आपको ऑर्डर मिल जाना चाहिए within 90 days. No application shall be admitted if the same is already pending or decided in any proceeding under any of the provision of the GST. अगर आपका कोई मैटर है जो हाई कोर्ट में लेट्स से या ट्रिब्यूनल में या कहीं पर भी अटका पड़ा है या चल रहा है, वो मैटर को आप लेके एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में नहीं आ सकते, राइट? वो मैटर को आप लाके एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में नहीं आ सकते. सो जस्ट अ बिट ऑफ रूल्स. प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मोड ऑफ फाइलिंग जो हमने बताया था वो जीएसटी ARA 01 है, टू बी फाइल ऑनलाइन है, अभी बोले हैं, बट मैनुअली देयर इज ऑप्शन. रूल 104 ऑफ द CGST एक्ट, and amount fees to be paid is 5,000 on account of CGST and 5,000 on account of SGST. आप 10,000 पे करिए आप as a fees and you can file the advance ruling. For the advance ruling, mode of payment NEFT or bank as mentioned in section 49, right? ओके, सो अब अपने बात करें ट्रिपल AR का, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. सो अब ये क्या बात कर रहा है कि फ्रेंड्स जो भी एग्रीव्ड एप्लीकेंट है या फिर जो डबल AR है, अगर वो उनके आपस में कंसेंसस नहीं है, सो वो लोग 30 days of the order of the advance double AR, this can be also further extended to 30 days. So 30 plus 30, 10,000 का फीस देके ट्रिपल AR के पास आ सकते हैं. What is the composition of triple AR? What is the composition of appellate authority of advanced ruling? One designated chief commissioner of central tax, designated chief commissioner, and one commissioner of state tax or UTGST tax, as the case may be. Again, within the 90 days, with opportunity of being heard, वो रूलिंग देंगे. सो एडवांस रूलिंग कंफर्म्ड और मॉडिफाइड और डिसाइड नो रूलिंग कैन बी इशूड. सो एडवांस रूलिंग में कंफर्म कर दिया कि जो आपने रूलिंग दिया वो सही है, मैं मॉडिफाई कर दिया कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग ये रूलिंग सही नहीं है, इसमें ये चेंज होगा. या 12 आपने क्वेश्चन पूछा, उस 12 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में बोला ओके, 2 क्वेश्चन में बोला नहीं नहीं दिस इज नॉट राइट, दिस इसका आंसर मॉडिफाई होगा. और जो आप लोग दोनों जज में डबल AR के जज में कंसेंसस नहीं था, वो अब आप जब मेरे पास आ रहे हो तो मेरे पास भी मैं आपको एक आंसर नहीं दे पा रहा हूं, लेट्स से. सो इन दैट केस डिसाइड दैट नो रूलिंग कैन बी इशूड. वो ट्रिपल AR बोल देगा कि नो रूलिंग कैन बी इशूड, एंड राइट, एंड दैट कॉपी विल बी प्रोवाइडेड, द ऑर्डर कॉपी विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफिसर और द डबल AR जो आया था, right? So this is how again the double AR works. Now let's discuss the entire appeal to an order of appellate authority. So that was previous was the procedure. Now we'll see the process. See, applicant double AR का ruling है within 30 days of communication, जो हमने last slide में पढ़ा. Within 30 days of the communication of the ruling in the prescribed form, triple AR file कर सकते हो. This 30 days can be extended to maximum further 30 days. This can be done by the applicant and by the prescribed officer, जो counterparty होगा. 90 days के अंदर hearing हो जाएगा, and अगर ruling आ गया तो final है, और अगर नहीं आता है तो they could also be that no ruling can be there. Friends, the point I am repeating is, अगर आपका केस एडवांस
अथॉरिटी जो देता है आप नहीं जस्टिफाई करते, आप नहीं सहमत रखते हो, आप ट्रिपल AR में जाते हो, ट्रिपल AR भी अगर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर सुनाता है, तो कैन यू challenge that also? Can you challenge the ruling of triple AR also? I'm asking to the participants that if AR gives you an against order and you file an appeal to triple AR also give you the against order. Can you file can you challenge the judgment of triple AR? No. Answer is no. The benefit of the advance ruling is कि 90 दिन में आपके पास जजमेंट आ गया, but the black side is you cannot challenge the ruling of triple AR anywhere in the GST law, right? We will see. I am not saying that there is no remedy at all. There is a remedy. We will see where it is, right? ट्राइब्यूनल में आप इसकी ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते, ट्राइब्यूनल में आप इसकी ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते, राइट? सो we will connect this when we will discuss the appeals. Okay, so again the procedural things. Prescribed form of filing the appeal to the appellate authority is ARA 02 and the rule is 106. Amount again fees to be paid is 10,000 rupees. तो 10,000 CGST, 10,000 SGST जो हम डबल AR में AR में कर रहे थे, डबल AR में कर रहे थे, दैट वाज 5,000 and 5,000. यहाँ पर 10,000 and 10,000, राइट? एंड अगर प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर फाइलिंग ऑफ अपील बाय द डिपार्टमेंट, फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड, आप भी जा सकते हो, डिपार्टमेंट भी जा सकता है. तो आप जाते हैं तो ARA 02 और डिपार्टमेंट जाता है तो ARA 03. दैट्स इट. ओके. So next is rectification of advance ruling. ये हर जगह है कि मैंने एक ऑर्डर पास कर दिया, अब मुझे कोई रेक्टिफाई करना तो मैं कर सकता हूँ. सो डबल ए और ट्रिपल ए दोनों में पावर है. मैं रेक्टिफाई द रूलिंग ब्रॉट टू इट्स नोटिस फॉर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. तो जो मिस्टेक है अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड वो मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ, either on own motion or if brought to notice by prescribed judicial CGST SGST officer or the applicant. तो तीनों जन अगर एक खुद नजर में आया कर दिया, दूसरा ऑफिसर ने बोला, तीसरा एप्लीकेंट ने बोला, वो मैं रेक्टिफाई कर दिया. फर्स्ट वाला क्या था कि वो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है कि ये प्लस ये होता है, मैंने गलती से ये लिख दिया, आई हैव रेक्टिफाइड. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इफ प्रेजुडिशियल टू द एप्लीकेंट. सो लेट्स से अगर मैं कुछ रेक्टिफाई कर रहा हूँ और जो एप्लीकेंट को उल्टा पड़ने वाला है, तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मुझे देना पड़ेगा. बट रेक्टिफिकेशन कैन नॉट बी मेड बियॉन्ड 6 months. इट हैज टू बी मेड विद इन 6 months एंड नॉट टू अमेंड सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द ऑर्डर. तो मैंने ऑर्डर का मेन क्रक्स ही चेंज कर दिया कि नहीं मैंने रॉन्ग कर दिया, वो मेन क्रक्स चेंज कर दिया, तो वो डूएबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एडवांस रूलिंग कैन बी डन. ओके, सेक्शन 103 क्या बोलता है? एडवांस रूलिंग इज बाइंडिंग ऑन, फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है. एडवांस रूलिंग इज बाइंडिंग ऑन whom? Applicant seeking advance ruling as per 97(2), jurisdictional tax authority, unless the law, facts, circumstances have changed. इसका मतलब है कि अगर जब तक लॉ चेंज नहीं होता और मैंने अप्लाई किया और मेरे अगेंस्ट भी रूलिंग आ गया, तो मुझे मानना पड़ेगा. फ्रेंड्स, there is where we can have some planning. इसमें मैंने पहले बताया था आपको कि एडवांस रूलिंग कोई भी अप्लाई कर सकता है. मैं भी कर सकता हूँ, एडवोकेट भी कर सकता है, लॉयर भी कर सकता है, सॉरी सीए फर्म, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, एप्लीकेंट खुद भी कर सकता है, राइट? सो नाउ लेट्स जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल. अ एप्लीकेंट having a main private limited company and involved in a business, is also having a small PVT limited company or partnership firm which is not having that business. So वो क्या करता है, उस पार्टनरशिप फर्म के एम्बिट में एडवांस रूलिंग फाइल करवाता है
और बोलता है कि भैया आई वांट टू हैव दिस आंसर्स बिकॉज आई माइट स्टार्ट दिस बिजनेस, बिकॉज जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ या करने वाला हूँ मैं दोनों के लिए पूछ सकता हूँ। तो मैं छोटी कंपनी में जाके बोलूंगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल करूँ, बिजनेस चालू करूँ। अब रूलिंग मेरे अगेंस्ट आती है तो भैया मैं उस कंपनी में तो बिजनेस करूंगा ही नहीं, तो वो रूलिंग मेरे एप्लीकेबल नहीं है। और रूलिंग मेरे फेवर में आती है तो हाथों हाथ मैं अपने मेन कंपनी से भी रूलिंग अप्लाई करवा के अगर ऑर्डर फेवर में ले लिया तो दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन. So I guess I've made my planning, or I've shared my planning that what we can suggest to our clients depending on the situations, depending on the scenarios, we can suggest to our clients that कि जो applicant है वो उसके ऊपर सेक्शन 103 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर वो डिसीजन मैंडेट हो जाएगा. So please be please be cautious. That voice not coming, is it? Others, please confirm, because what I am seeing is okay. Ma'am, I would request to who is facing problem to just log out and then log in. Okay. Okay. So this section is really very important. We always read this section in a way that नहीं कोलंबिया एशिया का जजमेंट जो है वो कोलंबिया एशिया के ऊपर ही एप्लीकेबल है. Yes, but what we are getting from there, we are getting from there the intent of the law. लॉ का इंटेंट बहुत क्लियर है कि लॉ बोलना चाह रहा है कि शेड्यूल 1 आइटम एंड सेक्शन 23 एंड 24 मिला के पढ़ो. सो डिस्टिंक्ट पर्सन में जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें मैं क्रॉस चार्ज लगवाऊंगा. सो लॉ में एक्सप्लिसिटली कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट कोलंबिया एशिया का जजमेंट आ गया. फ्रेंड्स, नाउ आर वी डूइंग इट? Might be yes, might be no, but is it binded on us? No, it is only binded on Columbia Asia. हम अभी तक इस प्रोविजन को ऐसे इंटरप्रेट कर रहे थे, but now what I'm saying you is, if you need advance ruling, yes, people say it is a societal. People always say कि अगर आप जाके पूछोगे कि मुझे 12% रेट चार्ज करना है या 18% रेट चार्ज करना है, so they will always say 18% चार्ज करना है, right? They will always say ऐसा लोग कहते हैं. But I can share that there are good number of good cases also. 1000 में ठीक है, the percentage could be very low. 1000 में 100 केस तो बहुत बढ़िया है जो that will enhance our learning, right? So use this section wisely so that this could be beneficial to your clients. आगे बढ़ते हैं. Ruling void ab initio. If the double AR or triple AR, friends, important है, ये important है. हम अभी सुनते हैं कि एडवोकेट हमें या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई कंपनी आके बोलती है कि बॉस वी मैनेज टू हैव अ एडवांस रूलिंग इन फेवर ऑफ अस एनी हाउ, राइट? प्लीज go through this section. It says if double AR or triple AR finds ruling obtained by the applicant or the appellant by fraud or misrepresentation or suppression of facts by order declared advance ruling as void ab initio, वो ऑर्डर ही void ab initio रहेगी, provided after giving an opportunity of being heard. After giving an opportunity of being heard, and all the provision of the act shall apply after excluding the period in between the date of the ruling and this order. It means, let's say 73 चार्ज करना था या 74 चार्ज करना था उस आदमी पे, तो ये रूलिंग आई 6 महीना पहले और मुझे आज समझ में आया कि उसने मिस रिप्रेजेंटेशन करके मेरे से ऑर्डर ले लिया, तो ये 6 महीना का जो टाइम है ना वो हट जाएगा. वो 73 का 3 साल, 74 का 5 साल का कैलकुलेशन में ये 6 महीना हट जाएगा, right? Okay. So what are the power or the procedure of the double AR and triple AR? Deemed to be civil code. So whatever they pronounce, whatever they do the proceedings, वो सिविल कोड में जो होता है वो सब पावर्स उनको मिल गए हैं. तो सिविल कोड, इट विल बी डीम्ड टू बी सिविल कोड. प्रोसीडिंग्स ट्रीटेड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो वो जो भी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं
वो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जा रही है. Power to enforce attendance, examining on oath, issuing commission, compelling production of books, records, ये जो सारी पावर थी ये सब इनके पास है. एंड पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडियर, वो अपने प्रोसीडियर खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं. सो जो एक 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 कोर्ट की पावर होती है, ऑलमोस्ट वो सारे पावर्स इनको मिल गई है. Okay, so now we are coming to an end discussion of advanced routing. So here what we will discuss is, what I've tried is, कुछ important sections के बारे में मैंने रेफर किया है, और उस important sections के connected मुझे जो important advanced ruling दिखा, I have written that, right? Friends, जरूरी नहीं कि आप advanced ruling पढ़े और follow करें, but what my intent was that these are the good cases to learn something either from the drafting, from the order, right? So section 2 subsection 5 agent के बारे में define करता है. So this NBCC India, अच्छा AAR of Delhi can be referred, अच्छा amazing drafting on the agent, on the ambit of the agent, on the way the agent works has been discussed, right? So agent is a very loosely used, commonly used words. So they have defined it very deliberately. Similarly, we always fight about composite supply, mixed supply. So section 230 defines composite supply. KL High-Tech Secure Print Limited, again Telangana, AAR, and Pew Engineering, which I discussed a bit ago, AAR of Bengal, right? For section 231 consideration, E Square Leisure Private Limited. If you remember, I've referred this in the class of valuation. The reimbursement of electricity पे GST लगेगा नहीं लगेगा. So if you read this, I have loved this judgment, friends. This is really amazing drafting. The cross points which the department have mentioned was really amazing, right? Section 247, that is exempt supply. BSF India was a ruling by Maharashtra AAR, and they discussed that high sea sales were whether non-taxable supplies or exempt supply or also the ambit of GST. So good judgment to read again. Again, Fairmax Ship Stores Private Limited against AAR of Andhra Pradesh, in which they have deliberately defined what is exempt supply. They have discussed the definition of exempt supply. In job work, there were many cases. So I've just randomly picked two. That is Bharat Petroleum Corporation, AAR of Kerala, and Alok Bhanuka, that is again a AAR of Bengal. Section 274 talks about mixed supply. Friends, this is a fight of composite versus mixed, so I'm sure हमेशा रहेगा. But if you go through all these judgments now, your clarity would be very good to assess or examine the real life transactions around you. So again, Sandvik Asia Private Limited, AAR of Rajasthan, Maharashtra AAR, it is HP India Sales Private Limited, Avla Infra, that is again a AAR of Haryana. So these are the most good judgment in which the discussions are very good. Friends, our important judgment came of Louis Dreyfus Co. India Private Limited. This is a Punjab AAR. Why it is so important is 2101 defined securities, right? So for share brokers, this is a really savior. In this, they have deliberately discussed the future transactions, and they have given the judgment accordingly. So this would be a really amazing thing for the share broking firms. Again, I have mentioned NBCC India Private Limited for definition of taxable person. They have discussed on the same also. Okay, work contract, it's 2119 definition. Friends, इसमें if you see the advanced rulings of work contract, इसमें क्या है, मैं बोलूंगा मुझे क्रेडिट लेना है, आप बोलोगे नहीं वर्क कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिट मत लो. So from erstwhile law, there are 10 to 12
landmark judgments which they always copy paste in the rulings, right? So अपने को ये देखना है कि कौन सी चीज है वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी रखते हैं और हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकते हैं. तो गुड थिंग टू लर्न अगेन. So I have just given four cases: precision, automation, and robotics, Kailash Chandra, skill tech engineers, and Yogi Raj Power Tech, right? So Maharashtra and Rajasthan के cases है ये सब. तो work contract में friends, it's itself a ocean topic, but a proper analysis, a good study can be done if you read all this judgments. Again, section 7, basic section of scope of section 7, that is scope of supply. So Rajshri Foods, Karnataka AAR again, it said that if a business is sold as a going concern, then it is an exempt supply, right? So a very important judgment which can be referred. Columbia Asia, as we discussed, AAR, which was again confirmed by the AAAR, interbranch billings. Okay, and last, I suppose, valuation 215, the Premier Vigilance and Security Private Limited. Friends, why I've explicitly put it this, because they have discussed the word pure agent in all means, right? It is really very important. Friends, what I wanted to do is with the advanced ruling discussion is I have mentioned you the brief of the provisions and I have shared important sections connected to important rulings. Uh, what idea you can take away from here is that if you want to apply for one of your client as a to advanced ruling authority for any of the queries, you can proceed. People out there always say it's a societal. Yes, it is, because there will always be a pro revenue decision. There it's a good amount of probability that there will be a pro revenue decision. But despite that, if you want, you should always apply it, right? So you can use a planning that yes, it will be always binded on the applicant. So who is the applicant? You can always decide, right? So that's